गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं CUET की प्रिपरेशन के लिए ये जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले अपनी RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हो CUET की तैयारी के लिए तो उसमें आपको 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। पहला तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जैसे कि हमने 12th में भी देखा कि CBSE में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसकी भी आपको प्रैक्टिस होती है, तो वही चीज़ होती है थोड़ी सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो है आपके सिलेबस में। दूसरा हमें देखना है वोकैबुलरी है, और तीसरा जो है वो हमें ग्रामर पे फोकस करना है, वो उससे रिलेटेड जो होता है वो पेपर आता है आपका। तो आज मैं आपको उसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मैं पहले आपको फोकस करूंगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितने जो है वो वर्ड लिमिट में पैसेज आने वाला है। वो 300 से 350 वर्ड लिमिट का पैसेज होगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, वो करने हैं हमको। तो मैं आज ऐसे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQ से मैं एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके आई हूँ, तो हम लोग उसको आज पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग पैसेज की शुरुआत करते हैं। देखिए, When I was in my late teens and still undecided about which language I should write in, he told me that the language one is born into, one's mother tongue, can be the only possible medium of creative expression. अब ये पैसेज में कैसे हमें करना होता है पहले हमें ये समझना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप ये कहो कि भाई एक पैसेज पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ लिया, या पहले क्वेश्चन पढ़ लिया फिर हम उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना है, तो ये तरीका सही नहीं है। हमेशा हमें सबसे पहले स्किम रीडिंग करनी चाहिए, पूरे पैसेज को रीड करना चाहिए, ये देखने के लिए कि जो पैसेज है वो बात आखिर कर क्या रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो हम उसको पहले समझते हैं। जब मैं अपने लेट टीन्स में था, यानी जब मैं लेट टीन्स में थी, यानी टीनेजर थी, लेट टीन्स में थी, यानी 17, 18 लाइक ऐसा, और जब मैं ये डिसाइड नहीं कर पाई थी कि मुझे किस लैंग्वेज में मुझे लिखना चाहिए, तो उसने मुझे बताया, अब ये पता नहीं कि ही कौन है यहाँ पे, ही टोल्ड मी दैट लैंग्वेज वन इज बॉर्न इनटू, तो उसने मुझे बताया कि वो लैंग्वेज जिसमें आप पैदाइश होने के बाद से बोलने लगते हैं, वो लैंग्वेज यानी किसी की भी मदर टंग जो है, वही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए क्या होती है, सही रहती है ना। ये बता रहे हैं इसमें कि मुझे किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मदर टंग में लिखना जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है किसी भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ माई फादर, यानी यहाँ पे ही कौन था, फादर की बात हो रही है। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ माई फादर श्रीपत राय हैड बीन अ हिंदी एडिटर एंड क्रिटिक। कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में जो मेरे फादर थे श्रीपत राय, वो हिंदी एडिटर थे और वो क्रिटिक भी थे, एक आलोचक भी थे वो। ऑफ एंड ऑन ही ट्रांसलेटेड राइटिंग्स इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, और वो क्या करते थे, वो हिंदी से इंग्लिश में कई सारी राइटिंग्स को उन्होंने ट्रांसलेट भी किया था। He was fond of saying that a failed writer becomes a critic. वो ये कहते थे, हमेशा ये कहते थे कि अगर कोई राइटर जो फेल हो जाता है वो एक क्रिटिक बन जाता है। एज अ राइटर अगर कोई फेल हो जाता है तो वो आलोचक बन जाता है, वो क्रिटिक बन जाता है। The weight of his literary expectation came eventually to rest on me. अब उनका जो लिटरेरी एक्सपेक्टेशन जो थी, एक आशा थी उन्होंने जो लगा के रखी हुई थी, वो आखिरकार वो मेरे ऊपर थी, है ना, मेरे ऊपर थी, यानी कि उनकी लिटरेरी एक्सपेक्टेशन मुझसे थी। He seemed happy that I was showing an inclination for writing. वो बहुत खुश नजर आते थे ये देख के कि मेरे अंदर जो है वो राइटिंग के लिए एक झुकाव है, एक इंटरेस्ट है। She will go far, he told my father after reading the first story that I sent him from Melbourne. एक बार मैंने उनको एक कहानी सेंड की थी, है ना, और तब उन्होंने मेरे फादर ने मेरी मम्मी को ये बताया कि शी विल गो फार, वो बहुत आगे जाएगी, है ना, ये उन्होंने बताया मेरे फादर ने, जब मैंने स्टोरी एक लिख करके उनको भेजी थी वहां से, मेलबर्न से। माई फादर्स प्रोनाउंसमेंट ऑन द मदर टंग स्टेड विद मी व्हेन आई लेटर स्टार्टेड राइटिंग फिक्शन इन हिंदी। अब मेरे फादर का जो कहना था ना कि मदर टंग के बारे में जो इन्होंने एम्फेसिस दिया था, वो मेरे साथ हमेशा रहा जब मैंने बाद में क्या किया, हिंदी में फिक्शन लिखना शुरू किया था। Another thing that I barely acknowledged, even to myself, was that I felt something like shame whenever I thought of writing English. और दूसरी चीज ये थी कि मैं हमेशा क्या सोचती थी, जब कभी भी मैं सोचती थी कि मैं इंग्लिश में लिख भी लूं, इवन मैं सोचती भी थी, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी फील होती थी। It seemed wrong for a granddaughter of Premchand even to be thinking so. ऐसा लगता था
कि प्रेमचंद की जो पोती है अगर वो अगर ऐसा सोच रही है कि वो इंग्लिश में लिख ले तो ये गलत है, इवन सोचना भी गलत है। यानी कि जो यहाँ पे जो बात कर रही है लड़की वो प्रेमचंद की पोती है। प्रेमचंद का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, हिंदी के फेमस राइटर हैं। आवर फैमिली हैड अ सर्टेन लिंग्विस्टिक प्राइड, पता नहीं है कि हमारी फैमिली में एक लैंग्वेज को लेकर के एक बड़ा प्राइड सा था, एक मतलब एक गौरव था लैंग्वेज को लेकर के। भाई जाहिर सी बात है, प्रेमचंद के घराने से थी, हिंदी लैंग्वेज के जाने माने राइटर थे वो। आई न्यू दैट प्रेमचंद वॉज फेमस बट आई हैड नॉट एट दैट टाइम रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। मुझे मालूम था कि जो प्रेमचंद जो थे वो काफी फेमस थे, लेकिन तब तक के मुझे ये नहीं मालूम था कि उनकी पॉपुलैरिटी की कहाँ तक एक्सटेंट है, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ तक है, उनकी लोकप्रियता कहाँ तक है। The fact that I was the granddaughter of प्रेमचंद followed me everywhere. ये बात सच थी कि मैं प्रेमचंद की पोती थी, और ये जो फैक्ट था वो मुझे हर जगह मेरा पीछा करता रहता, हर जगह ये मेरे साथ चलता था कि मैं प्रेमचंद की पोती हूँ। Everyone had a story to tell about their personal engagement with his fiction. The shopkeeper, the long-time cook in my father's Delhi house, a tea vendor, etc. Everyone had a story to tell about their personal engagement with his fiction. मेरे जो दादा थे उनके फिक्शन के साथ में कई लोगों का एंगेजमेंट था, पर्सनल एंगेजमेंट था, जिनके बारे में उन्होंने लिखा था, चाहे वो कोई शॉपकीपर हो या फिर जो हमारे पापा का जो दिल्ली वाला घर था उसमें जो लॉन्ग टाइम से रहने वाला जो कुक हो वो हो, या फिर चाय बेचने वाला हो, सारे। The list was long, for there was practically no one who had not read something by him that had moved them. ये काफी लंबी लिस्ट थी, क्योंकि जो कोई भी अगर देखा जाए there was practically no one who had not read something by him, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने उनके द्वारा लिखा हुआ कुछ भी ना पढ़ा हो और उससे वो प्रभावित ना हुआ हो। यानी प्रेमचंद की कोई भी कहानी या कोई भी स्टोरी या कोई भी उनकी राइटिंग को पढ़ता था तो उससे वो इफेक्टेड जरूर हो जाता था। However, it was this very ubiquity, the reverence and love that he inspired in people. अब कहते हैं कि it was this very ubiquity, यानी कि वो ये जो ubiquity थी उनकी, यानी कि उनकी जो ओमनी प्रेजेंस थी, यानी वो जो हर जगह प्रेजेंस दिखती थी उनकी राइटिंग में, तो जो उनका आदर था, उनके लिए जो प्यार था, जो कि वो इंस्पायर करते थे लोगों में, और that made of him something too large for me to comprehend in the early years of my life. और ये इतना ज्यादा था कि मुझे अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में मुझे समझने में थोड़ा दिक्कत हुई कि भाई उनका कितना प्रभाव है। It led also to the strange feeling that without having read him and just by being related to him, I had somehow inhaled his writing. है ना, ये मुझे एक अजीब सी फीलिंग भी इससे होती थी कि उनको पढ़े बगैर और उनसे रिलेट किए बगैर ऐसा लगता था कि मैंने आई हैड समहाउ इनहेल्ड हिज राइटिंग, उनकी राइटिंग को मैंने अपने अंदर इनहेल कर लिया था, यानी मैंने अपने अंदर आत्मसात कर लिया था। द रीडिंग हैपेंड मच लेटर, और उसके बाद जो थी रीडिंग और मैंने देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखेंगे, द ऑथर ग्रू अप, जिनके बारे में बात हो रही थी, मैंने बताया था वो जो ऑथर है यानी प्रेमचंद की जो ग्रैंड डॉटर है। The author grew up with the expectation that she would take up. वो इस आशा के साथ आगे ग्रो अप हुई, आगे वो बढ़ी, that she would take up, कि वो ये लेंगी या वो ये पढ़ेंगी, या take up का मतलब यहाँ पे ये है। तो fill in the blank with the correct option to complete the sentence. यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एडिटरशिप ऑफ अ मैगजीन, क्या वो एक मैगजीन की एडिटरशिप की बात कर रही है यहाँ पे, या वो किसी लिटरेरी पीसेस के ट्रांसलेशन की बात कर रही हैं, या फिर वो एक क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रही हैं, है ना, या फिर वो द जॉब ऑफ अ क्रिटिक की बात कर रही हैं। अब हमने यहाँ पहले पैसेज में पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ रखा है कि जब वो अपने लेट टीन्स में थी तो वो ये सोच रही थी, जब वो ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि आखिर किस लैंग्वेज में वो लिखें, तो उनके फादर ने उनको ये बताया था कि जिस लैंग्वेज में कोई पैदा हुआ होता है, यानी जो उसकी मदर टंग होती है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है लिखने के लिए, यानी कि वो क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रही थी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका तीसरा, क्रिएटिव राइटिंग। ना वो एडिटरशिप की बात कर रही है, ना वो ट्रांसलेशन की बात कर रही है, ना वो जॉब ऑफ अ क्रिटिक की बात कर रही है। तो यहाँ पहले ही आपको लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When her father said she will go far, he meant that. जब ऑथर की जो फादर हैं, जब उन्होंने ये कहा, अपनी एक बार मेलबर्न की बात हुई थी कि मेलबर्न में जब वो थी तो उन्होंने एक राइटिंग लिख करके, एक स्टोरी लिख के भेजा था, तो उनके फादर ने उनकी मम्मी से कहा था कि शी विल गो फार। शी विल गो फार का मतलब क्या है, देखिए, शी विल ट्रेवल वाइडली, क्या वो बहुत ज्यादा दूर दराज इलाकों में ट्रेवल करेंगी, ये कहने का मतलब था उनका। शी विल अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ,
वो जिंदगी में काफी ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी. शी विल गो टू फार वन ऑफ दीज डेज वो बहुत ज्यादा दूर तक जाएंगी. दिस इज रॉन्ग. शी विल ट्रैवल वाइडली. दिस इज रॉन्ग. इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे. एलिमिनेट करने वाली चीजों को हमें देखना किसको हटाना है, पहले हमें वो देखना है. शी विल सेटल इन अ फार ऑफ प्लेस. वो किसी दूर दराज इलाके में जाके वो सेटल हो जाएंगे. नो, दिस इज रॉन्ग. शी विल अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ. वो जिंदगी में बहुत आगे बहुत अचीव करेंगी हाइट्स को. दिस इज द करेक्ट आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज अ स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज. अभी हमने पैसेज पढ़ा, अब हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है इस पैसेज के रेफरेंस में. हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया था. पहला पढ़ेंगे. द ऑथर फेल्ट प्रेशराइज्ड टू राइट इन हिंदी बिकॉज ऑफ हर फादर. ऑथर जो थी वो प्रेशराइज फील कर रही थी कि भाई हिंदी में ही लिखना है अपने पापा की वजह से. उनके पापा क्या थे, एक क्रिटिक भी थे और एडिटर भी थे, वो हिंदी लैंग्वेज के थे. शी फेल्ट ऑब्लाइज्ड टू कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ प्रेमचंद. प्रेमचंद दादा की बात कर रही थी कि भाई वो इतने जाने माने ऑथर थे, इतने जाने माने वो राइटर थे और उसको मैं लेके जाना चाहती थी. ये बात आ रही है इस पैसेज में. हर फैमिली वॉज शोविनिस्टिक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज. उनकी फैमिली बहुत ज्यादा उसको, शोविनिस्टिक का मतलब बहुत ज्यादा प्राइड होना, बहुत ज्यादा एक प्राउड होना अपनी खुद की लैंग्वेज को लेकर के. तो वो उनकी फैमिली जो थी वो बहुत ज्यादा प्राउड थी, उनके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड था इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के. इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, देखिए ध्यान दीजिए. लेकिन हमने पैसेज में, पूरी पैसेज में हिंदी की बात करी है, तो मुझे लगता है यही रॉन्ग होगा. शी वॉज इन ऑ ऑफ द एक्सटेंसिव रीच ऑफ हर ग्रैंडफादर्स राइटिंग्स. मतलब वो बहुत ज्यादा सरप्राइज फील कर रही थी कि मेरे जो ग्रैंडफादर की जो राइटिंग्स है वो कितनी ज्यादा उनकी रीच है ना. ये तो था वाकई में. वो सोच रही थी उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी, मुझे पता चली थी. तो आई थिंक दिस यही है. थर्ड इज द रॉन्ग, यानी दैट इज नॉट ट्रू. तो यही ट्रू नहीं है, तीसरा ऑप्शन ट्रू नहीं है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. प्रेमचंद बिकेम टू लार्ज फॉर हर टू अंडरस्टैंड मेनली बिकॉज ऑफ. प्रेमचंद उनके लिए बहुत ज्यादा लार्ज का मतलब यहाँ पे ये है कि वो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत थी उनको. मतलब इतने ज्यादा वो लार्ज थे फॉर हर टू अंडरस्टैंड, इस वजह से. बिकॉज ऑफ वॉट, है ना. अब ये देखेंगे. हमारे पास पहला ऑप्शन है हिज एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. यानी प्रेमचंद के अंदर एक एबिलिटी थी कि वो जिंदगी के हर क्षेत्र से लोगों से कनेक्ट होने की उनके अंदर एबिलिटी थी. हर इंसान से, हर तरीके के, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो टी वेंडर हो, उन सबसे कनेक्ट होने की एबिलिटी थी, है ना. तो इसलिए उसको ये बहुत ज्यादा उनके लिए उनकी समझ में बहुत ज्यादा जा रहे थे वो समझ के लिए हिसाब से. दूसरा है द फैक्ट दैट शी फियर्ड हिम. ये फैक्ट कि वो उनसे डरती थी. आगे देखते हैं. द काइंड ऑफ लव एंड रिवरेंस दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल. जो प्यार और एक रेवरेंस, एक जो आदर की जो भावना थी, जो उन्होंने लोगों पे इंस्पायर की थी प्रेमचंद ने. ठीक है. तीसरा ऑप्शन ये हमने पढ़ा था इसमें. हर कांस्टेंट एंजाइटी ऑफ फीलिंग हिम. और जो उनके अंदर एक लगातार एक एंजाइटी ऑथर के अंदर थी उनको फील करने की, ऑफ फीलिंग हिम. ठीक है. तो यानी ये वाला ऑप्शन डी वाला कहीं पे भी इस पैसेज में रेफरेंस नहीं आया है, और ये जो आपका बी वाला है ये भी नहीं आया है. तो यहाँ पे हमारा जो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो होगा वो आपका होगा. एक तो ये था, ठीक है, हिज एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल, और दूसरा द काइंड ऑफ लव एंड रेवरेंस दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल, है ना. तो इसलिए जो थे ये बिकेम टू लार्ज फॉर हर टू अंडरस्टैंड मेनली बिकॉज ऑफ. इस वजह से उनके लिए समझना जो था वो बहुत ज्यादा बियॉन्ड था उनके. क्वेश्चन नंबर 21. ओके. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ मिल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 2 में, ए एंड सी होंगे. ओके. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. इनहेल्ड हिज राइटिंग रेफर्स टू. अभी मैंने आपको पैसेज जब पढ़ा था तो मैंने इसमें पढ़ा था इनहेल्ड हिज राइटिंग. इनहेल का मतलब क्या होता है? सांस अंदर लेना, इनहेल करना, है ना, किसी चीज को इम्बाइब करना. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. अब हम इसको पढ़ते हैं. इम्बाइबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली. उनके स्टाइल को सबकॉन्शियसली मैंने इम्बाइब कर लिया, अपने अंदर आत्मसात कर लिया, ले लिया. बीइंग कंपेल्ड टू राइट लाइक हिम. फोर्स करना, उनके जैसा लिखने के लिए कंपेल करना, फोर्स करना, ये तो नहीं था. बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट पीपल सेड अबाउट हिम. लोग उनके बारे में जो कहते तो उससे प्रभावित हो जाना, ये बात भी कहीं नहीं है. हर फादर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर. और उनके पापा की क्या एक्सपेक्टेशन थी उनसे, ये भी बात कहीं से नहीं है. यानी कि जो सही ऑप्शन है इनहेल्ड हिज राइटिंग
तो वो यही होगा, इम्बाइबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली, मतलब उनके स्टाइल को, उनकी राइटिंग को इम्बाइब करना, अपने अंदर आत्मसात कर लेना, ठीक है, सबकॉन्शियसली अपने आप ही मतलब पढ़ के अपने अंदर ले लेना। तो यही करेक्ट ऑप्शन है आपका पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूबिक्विटी एज इट अपीयर्स इन द पैसेज। ये जो वर्ड है यूबिक्विटी, इसका मीनिंग जो है, मैंने जब आपको पैसेज पढ़ा था मैंने इसका बताया था, यूबिक्विटी ओमनी प्रेजेंस, यानी वो हर जगह रहते थे, हर जगह उनकी राइटिंग जो थी वो हर जगह आपको देखने को मिल सकती थी, हर पीपल से कनेक्ट होती थी। तो यहाँ पे ओकेजनल नहीं है, ओकेजनल का मतलब होता है कि भाई कभी कभी, ऐसा नहीं था। रेस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित नहीं था, अनवांटेड अवांछनीय जिसकी जरूरत ना हो वो नहीं था। तो ओमनी प्रेजेंस यानी जो हर जगह, ओमनी का मतलब होता है, ओमनी का मतलब हर जगह प्रेजेंस रहने वाला, जिसकी प्रेजेंस, जहाँ जिसकी उपस्थिति हर जगह हो, दैट इज यूबिक्विटी। यूबिक्विटी का सही करेक्ट आंसर आपका ये है, ओमनी प्रेजेंस, ठीक है। थैंक यू।